राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस करेंगे। चलिए आपका स्वागत करते हैं वेरी सिंपल क्लास में, जहां हम लेंगे आज इंडियन पॉलिटी का 32nd चैप्टर यानी कि 32वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राज्य मंत्रिपरिषद, है ना। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए 32nd चैप्टर, है ना, राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ तो नहीं होगी। राज्य मंत्री परिषद, है ना, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, जिनको मंत्री परिषद नहीं पता हुआ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो सभी ने सुना होगा, लेकिन क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमें पता है कि मंत्री परिषद क्या है, राज्य मंत्री परिषद क्या है, कैसी क्या है, केंद्रीय मंत्री परिषद क्या है। देखिए हमारे संविधान में, जो भारत के संविधान की बात कर रहे हैं क्योंकि हम भारत के लोग हैं, भारत की ही यूनियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो जो भारत के संविधान में जैसे कि संसदीय व्यवस्था है, तो जैसी संसदीय व्यवस्था केंद्र में की गई है ना, ऐसी संसदीय व्यवस्था की व्यवस्था राज्य में भी की गई है। ठीक है, हमारे संविधान में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि जो राज्य है हमारा, जो राज्य का प्रमुख है या प्रशासनिक या फिर कार्यकारी अधिकारी जो भी है या फिर राजनीतिक प्रमुख जो है, वो कौन होता है? एक्चुअली वो मंत्री परिषद का मुखिया होता है। और राज्य के मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? आपके मुख्यमंत्री जी होते हैं। ठीक है, तो लिखवाते हैं मुझे सब, चलिए पहले बता देते फिर लिखवा देते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो वैसे तो संविधान में कुछ खास बातें नहीं की गई है, इनको लेके बहुत ज्यादा अनुच्छेद और ये नहीं देंगे, लेकिन अनुच्छेद 163 और 164 है इनको लेके। ये हमने कल भी पढ़ लिया था अब मुख्यमंत्री वाले चैप्टर में, बट आज क्योंकि इस चैप्टर में भी है तो इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो जो जैसे कि इसमें नियुक्ति की बात करी गई है अनुच्छेद 163 में कि राज्यपाल जी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, है ना। अनुच्छेद 163 में ये भी है कि उनको अपने विवेक के अलावा 163 अच्छा 164 अनुच्छेद है उसमें है वो 163 अनुच्छेद में क्या है कि जैसे कि अपने उनको जो कार्य क्षेत्र दिए गए हैं कि ये कार्य तुम्हारे अंतर्गत आते हैं, इन कार्यों के अलावा अगर कुछ कार्य, वो कार्य कैसे बोले जाते हैं, वो स्वविवेक से किए गए कार्य होते हैं, यानी कि अपने दिमाग से अपनी बुद्धि से किए गए, उसमें किसी की सलाह नहीं ली, उन्होंने किसी का सजेशन नहीं लिया, किसी मंत्रिपरिषद के सदस्य की मदद नहीं ली है, ना ही सलाह, ना सजेशन, ना मदद, ना सहायता। ठीक है, उन्होंने खुद से किया, अपने विवेक से, अपने विचार से, अपनी इच्छा से, अपनी समझ पे, अपनी सूझबूझ पे उन्होंने काम किया। ठीक है, पर इसके अलावा जो काम होते हैं उनके लिए उनके पास एक मंत्रिपरिषद होती है ना, हमने पढ़ा। और जो उन्होंने स्वविवेक से काम लिए हैं ना, जो अपनी इच्छा से, अपनी सोच समझ से जो काम किए गए हैं, वो काम कैसे हैं? वो प्रश्नवाचक काम नहीं है, यानी कि उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है कि भाई ये सवाल उन्होंने मतलब कोई करे कि आपने ये निर्णय क्यों लिया था, सिंपल सी बात है। यानी कि जो निर्णय उन्होंने लिया है स्वविवेक से, जो उनको कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है जो निर्णय लेना, और उन्होंने लिया है, तो वो क्या होगा? वो मान्य होगा। ठीक है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, ना ही कोई उसके लिए क्वेश्चन कर सकता है कि ये क्यों किया, कैसे किया, नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह सारी बातों से ये अनभिज्ञ है, ये अलग है, ये वहां कहीं पे भी ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो क्या है, राज्य में भी आपको पता चले संसदीय व्यवस्था है केंद्र की तरह, लिखवाते चलते हैं हम, केंद्र की तरह राज्य में भी संसदीय व्यवस्था है। में भी संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा, जो राज्य मंत्री परिषद है, राज्य मंत्री परिषद में जो जैसे भी जो राज्य का कार्यकारी अधिकारी है या फिर जो प्रशासनिक प्रमुख व्यक्ति है या फिर राजनीतिक तौर पे, है ना, तो राजनीतिक, प्रशासनिक, है ना, कार्यकारी अधिकारी, है ना, अधिकारी, है ना, कार्यकारी प्रमुख मंत्री परिषद का मुखिया होता है। ठीक है, मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा आप बताइए? मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? अगर ये राज्य की बात हो रही है तो केंद्र की बात होती है तो वहां पे कौन हो जाता है? वहां पे प्रधानमंत्री जी हो जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल। लेकिन अगर राज्य की बात होती है तो वहां पे कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, ऑब्वियस है ना। तो प्रमुख मंत्री परिषद का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इज इट क्लियर?
मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी तो नहीं होगी। नोट करने की जरूरत अगर महसूस हो रही है तो कर लीजिए। मैंने सारे मार्कर खुद बैठ के अपने रीडिंग कर दिए हैं। अब मेरे हिसाब से आपको दिखता रहेगा इजीली, है। कल थोड़ा डल डल सा दिख रहा था बहुत ज्यादा। ठीक है। राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक वास्तविक कार्यकारी अधिकारी जो भी है वो सब क्या है, मंत्रिपरिषद का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री, है ना। ठीक है, ये सब राज्य की बात हो रही है, राज्य की, क्योंकि हम राज्य मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अब एक ये भी लिख दो, जो बता तो दिया ही, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं कि राज्य की तरह ही, केंद्र की तरह ही राज्य में भी मंत्रिपरिषद का कार्य सेम ही होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो हम क्या लिखते हैं, केंद्र की तरह राज्य के मंत्रिपरिषद का कार्य भी सेम ही होता है, ठीक है। केंद्र की तरह राज्य के मंत्रिपरिषद का समान होता है, का कार्य समान होता है, समान ही होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी है, कोई जो चीज समझ ना आ रही है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। अब अच्छा, ये बात मैंने भी बताई थी कि संविधान में संसदीय व्यवस्था की जो सरकार के सिद्धांत या जो भी कार्य प्रणाली वो ज्यादा विस्तार पूर्वक संविधान में हमारे नहीं बताई गई है, पर 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें इनके बारे में कुछ व्याख्या की गई है ना, जैसे अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64 है। तो हम लिख लेते हैं, हेडिंग क्या डालते हैं, हेडिंग डालते हैं संविधान में संसदीय व्यवस्था के 2 सिद्धांत, ऐसे लिख लेते हैं हम। 2 अनुच्छेद है ना जिसमें संसदीय व्यवस्था के बारे में अच्छे से बताया गया है संविधान में, ऐसे लिखते हैं। हेडिंग इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब रिवीजन आप कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि भूल जाए कि किस पर्पस से लिखा था, ठीक है। संविधान में मंत्रिपरिषद आज तो आपको दिख ही रहा होगा अच्छे से, है ना, क्योंकि चेक करना हमारा काम है। जी बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है आज तो, फिर भी जूम करोगे तो और ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। चलिए, अच्छा संसदीय व्यवस्था ना, चलिए संविधान में संसदीय व्यवस्था के लिए कौन से अनुच्छेद हैं, 2 अनुच्छेद तो आपको पता ही है। मैं संसदीय व्यवस्था के लिए 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ऐसे लिखते हैं हम अपनी भाषा में, ठीक है। संविधान में संसदीय व्यवस्था को लेकर 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। 163 आपको पता है, हम कल पढ़ चुके हैं इस सब बारे में, बट क्योंकि आज के ही चैप्टर में आपके ये आ रहा है अनुच्छेद 163 164 तो हम पढ़ेंगे। तो 163 क्या कहता है ना, आपको पता है अनुच्छेद 163 क्या कह रहा है, कल भी हमने पढ़ा है, अगर किसी को याद आ रहा है तो बताएं, लेकिन बताओगे कैसे आता ना। क्या होता है, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होता है ना, आपको पता है कि जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है, वो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, पर उसमें किसकी सिफारिश है, किसकी सलाह होती है, वो मुख्यमंत्री की हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो कार्य उसके स्वविवेक से किए गए वो तो किए गए, लेकिन उसके अलावा जो भी कार्य किए जाते हैं उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जो किसका गठन करता है, किसका गठन हो रहा है, मंत्रिपरिषद, जो किसकी मदद करता है, आपके राज्यपाल की करेगा, ठीक है। तो बेसिक से इस जो अनुच्छेद 163 है ये राज्यपाल के लिए, राज्यपाल की मदद के लिए है ना। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो नियुक्ति कर रहा है, मुख्यमंत्री की तो नियुक्ति कर रहा है, बाकी मंत्रियों की भी नियुक्ति कर रहा है, और अपने स्वविवेक से कार्य करने वाले कार्य को भी कर रहा है, उसके अलावा जो कार्य उसके अंडर आते हैं वो भी कर रहा है ना। तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, इसमें ये लिखा है ना कि राज्यपाल की सहायता के लिए जो स्वविवेक से कार्य किए गए वो तो किए गए, उसके अलावा जो भी कार्य करने हैं उस कार्य को संपन्न करने में उसकी सहायता करने के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होनी चाहिए, मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, ठीक है। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, आपका मुख्यमंत्री जी, ठीक है। ये राज्य की बात हो रही है ना, केंद्र की नहीं। देखिए मुख्यमंत्री क्या है, राज्य में आया, सिंपल सी बात है, राज्य मंत्रिपरिषद आपका चैप्टर ही लिख दिया है। तो अगर कुछ बात हो रही है यहाँ पे और राज्य पर्टिकुलर शब्द नहीं लगा पा रहे हैं, भूल जाते हैं, जैसे भी है स्टेटमेंट में नहीं लिखने, तो आप फिर भी समझेंगे कि ये भी राज्य की ही बात हो रही है, ठीक है, केंद्र पे मत चले जाना। तो राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक है।
मंत्रिपरिषद का गठन, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद का गठन, सिंपल सी बात है। राज्य की सहायता, राज्यपाल की सहायता के लिए, राज्य की सहायता नहीं, राज्यपाल की सहायता के लिए। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है पता है? राज्यपाल नियुक्ति करेगा आपके मुख्यमंत्री की, है ना। राज्यपाल अन्य मंत्रियों की भी तो नियुक्ति करता है, राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है, या सिफारिश पर करता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करता है, ऑब्लिक में मैं सलाह भी लिख देती हूँ, है ना, सलाह पर करता है। इज इट ओके? फाइन, ठीक है। मंत्री ने क्या किया? राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति या फिर मुख्यमंत्री की सिफारिश या सलाह पर करता है। और क्या करता है? स्वविवेक के अलावा जो कार्य करता है ना, स्वविवेक के अलावा किए जाने वाले कार्यों में, किए जाने वाले कार्यों में मंत्रिपरिषद सहायता करती है। किसकी करती है ना, आपको पता है ना, राज्यपाल की बात हो रही है, राज्यपाल की करती है मंत्रिपरिषद। स्वविवेक के अलावा किए जाने वाले कार्यों में मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहायता करती है। चलिए मैं पूरा लिख देती हूँ, कहीं गड़बड़ न कर दो कुछ। पाल की सहायता करती है, ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है, इतना तो दिख रहा है। चलिए अब चेंज कर देंगे लाइन, उधर थोड़ा इधर कर देते हैं ना, अच्छा सा है तो स्पेस तो थोड़ा और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, बस ठीक है, इतना ठीक है, कंफर्टेबल है, दिख रहा है सबको? कमेंट भी तो नहीं करते हो जल्दी से तुम लोग। अच्छा चलिए, हाँ एक और बात बताई थी मैंने कि स्वविवेक से दिए गए निर्णय जो होंगे वो प्रश्न के लायक नहीं होंगे, उन पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता है या प्रश्न नहीं उठा सकता है, ठीक है। स्वविवेक से किए गए निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, ठीक है। मतलब उन्होंने जो भी निर्णय लिए थे, स्वविवेक वाले जो भी निर्णय थे, ऐसा नहीं है। लाइट चली गई। हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए हम पढ़ रहे थे एक्चुअली में 31st चैप्टर, है ना, नहीं 32वां चैप्टर, ठीक है, राज्य मंत्री परिषद, है ना, 32nd चैप्टर है हमारा राज्य मंत्री परिषद। हमने इसमें बहुत थोड़ा सा ही स्टार्ट ही किया था कि लाइट चली जाने की वजह से हमारी क्लास आगे की कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, तो अब हम पढ़ते हैं। अच्छा एक और बात थी जो मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे हमने शायद 163 अनुच्छेद लिख दिया था ना, जो मैंने अभी करेक्ट कर दिया, 164 कर दिया, यानी कि जो ये काम है ना, मंत्री परिषद की, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर जो बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, वो 163 में नहीं 164 में आता है मेरे हिसाब से। कल ये 163 लिख दिया था मैंने, तो उसको ठीक कर दिया, 164 अनुच्छेद करे, ठीक है। चलिए अब क्योंकि हमने 163 पढ़ लिया है, सब की उनके कौन कौन से कैसे कैसे काम आते हैं, क्या करते हैं, स्वविवेक के अलावा जो भी कार्य कर किए जाते हैं उसके लिए मंत्री परिषद होती है, जो उनकी सहायता के लिए होती है ना। चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें पढ़ना है अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 164 ही पढ़ना है, कंटिन्यू करते हैं। उसमें क्या था, मंत्रियों संबंधी उपबंध, है ना। जैसे कि हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ लिया कि जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। सिंपल सी बात इसमें यही आती है। तो पहली जो बात है वो इसके अंदर एग्जैक्ट यही आती है, क्या है वो, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति। पहली जो बात है वो क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये वाला जो मुद्दा है 164 में, ये भी 164 में ही आता है अनुच्छेद की राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और दूसरा एक काम क्या आता है, जो राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश या सलाह पर करता है। ये भी किसका पार्ट है, अनुच्छेद 164 का। ठीक है, जो नियुक्ति है ये मंत्रिपरिषद वाली, ये चैप्टर की ये भी बात किसमें आती है, आपके अनुच्छेद 164 के अंतर्गत आती है कि उनके लिए सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, एक और बात है, जैसे कि आपने सभी ने देखा है, इतने बड़े हो गए कि आप लोगों ने सुन लिया बिजली का विभाग का मंत्री ये है, रेलवे का मंत्री ये है, यातायात का ये मंत्री है ना, स्वास्थ्य का ये मंत्री है, कोयला मंत्री ये है, बिजली मंत्री है। तो क्या ये सभी स्टेट्स में होते हैं, पर कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे ये मंत्री तो होते हैं, यानी कि इस एक पर्टिकुलर चीज के लिए, एक पर्टिकुलर विषय के लिए मंत्री होते हैं ना, जैसे बताया भी कि बिजली विभाग, कोयला विभाग, जल विभाग, है ना, इन सारों के लिए एक मंत्री होता है। लेकिन ये जो कुछ क्षेत्र हैं, कुछ राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वगैरह, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके अलावा भी एक मंत्री होते हैं जिन्हें क्या होता है, जनजातीय क्षेत्रों के लिए मंत्री होते हैं। सिंपल सी एक अलग मंत्री, एक एक्स्ट्रा मंत्री है जो जनजातीय क्षेत्रों के लिए मंत्री होते हैं। तो ये कौन कौन से उसमें होते हैं, ये अनुच्छेद आपके 164 में आता है। जैसे कि कुछ राज्य है, कुछ राज्य या क्षेत्र बोल सकते हो आप, जैसे कि मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा। मेरे हिसाब से यही है। अगर लगे किसी को कि एक्स्ट्रा नॉलेज में है कि इससे ज्यादा भी कुछ है राज्य, तो मुझे बता सकता है, वो ना छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, तो ये क्या है, जनजातीय कल्याण के लिए भी ये ऐसे राज्य है जहां पर जनजातीय कल्याण के लिए भी मंत्री बनाए जाते हैं। हाँ, कल्याण के लिए भी मंत्री होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दें, पहले क्या था, पहले ना बिहार भी इसमें शामिल था, जहां पे बाकी मंत्री होने के साथ साथ क्या होता था, एक और मंत्री होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था, जनजाति के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री है। लेकिन जो 94वां संविधान संशोधन हुआ ना 2006 में, ठीक है, 94वां संविधान संशोधन हुआ 2006 में, इसमें बिहार को इससे हटा दिया, निकाल दिया, है ना, इससे हटा दिया। समझ रहे हो ना, पहले बिहार इसमें शामिल था, जनजातीय जो मंत्री होते थे अलग, वहां पे क्या है 94वां संविधान संशोधन 2006 जब 6 में हुआ, तो उसमें क्या हुआ, बिहार राज्य को इस चीज से हटा दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई परेशानी जो आपको समझ में ना आई तो मुझे बता दिया। अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 एकदम क्लियर होने चाहिए, अगर नहीं है तो बता देना। अच्छा, आपको एक बात और बता देते हैं, इसी टॉपिक से एक बात याद आ गई मुझे कि जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री या फिर उनको मिला के या फिर बाकी लोगों को जोड़कर कितने सदस्य होते हैं, हाँ, तो राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर भी मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, जैसे कि विधानसभा की जितनी भी सदस्य संख्या होगी ना, मान लो विधानसभा में आपके 100% जनसंख्या मान के चलो, है ना, तो कम से कम जो आपकी वहां पे इस जगह पे सदस्य संख्या है वो कितनी होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, किस कहां की बात हो रही है, ये बात हो रही है मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के कम से कम 15% तो होगी, लेकिन 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, आगे समझ में लिखूं, बताओगे कैसे आप लोगों ने नोट तो कर लिया, लिखूं अब आगे। ठीक है, तो मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री को लेकर है, ऐसा लिख दूं ना, मुख्यमंत्री को लेकर विधानसभा की जितनी भी संख्या है, ठीक है, विधानसभा की
सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो मैं फिर से बताऊंगी, पहले आप देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, नोट बनाइए अपने हाथों से, जैसा आपको संभव लगे, अच्छा लगे, है ना, वो बताइए। चलिए, अच्छा, ये बात हो गई विधानसभा की। अगर यही सेम बात हमें राज्यों के लिए करनी है तो राज्यों के लिए क्या प्रोसीजर होती है, यहाँ पे क्या होते हैं 15, है ना, यहाँ पे कितने 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 की बात हुई है, 15% की बात हुई है, ठीक है। अगर यही बात हम उसमें करेंगे राज्यों में, तो क्या होनी चाहिए, उनकी सदस्य संख्या 12 से, है ना, 12, ठीक है, 11 12 वाला 12, तो उनकी मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ये राज्यों की बात हो रही है, ठीक है, राज्यों में 12 से कम नहीं होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मंत्रियों की संख्या समझ आ गई। मुख्यमंत्री को लेकर विधानसभा में जितनी भी सदस्य संख्या होती है उसका कम से कम मतलब 15% हो, 15% के बराबर हो सकता है, लेकिन 15% से अधिक नहीं होगा। सेम ये बात क्या है, राज्यसभा में 12 से कम नहीं होनी चाहिए, मुख्यमंत्री समेत है, ठीक है। वहां भी मुख्यमंत्री को लेकर ही बात हुई है और यहाँ पर भी मुख्यमंत्री को लेकर ही बात हो रही है, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक और बात है, जैसे आपने सुना होगा कि दल बदल, है ना, तो दल बदल क्या होता है कि जैसे जो एक टीम होती है, जो एक दल होता है ना, अगर उसको छोड़ के वो कोई भी नेता जो है वो दूसरे दल में जा रहा है, अगर इस बात को सोच समझ के, इस बात को देखकर, ठीक है, अगर इस बात पे किसी को उसकी सदन की सदस्यता के निरहट यानी कि उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसमें क्या होगा, क्या वो मंत्री बनेगा या मंत्री पद के लिए रहेगा? आपके हिसाब से ऐसा होगा कि अगर वो संसद की सदस्यता ही खो देता है ना, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको मंत्री मंत्री के लिए रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? सिंपल सी बात है कि नहीं रखा जाएगा। आपको पहले पता होना चाहिए, बता चुके हैं आपको, है ना, मेरे हिसाब से है? अगर उस किसी भी सदन का सदस्य ही नहीं है तो मंत्री कैसे बनेगा, ठीक है। तो अगर कोई दल बदल के कारण, ठीक है, दल बदल के कारण अपनी योग्यता खोता है, अपनी सदन की सदस्यता की योग्यता खोता है ना, सदस्यता की योग्यता खोता है, तो मंत्री पद प्राप्त करने के अयोग्य हो जाएगा, प्राप्त करने के भी योग्य नहीं रहेगा। समझ आ रहा है? इसमें कुछ कठिन लग रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा कोशिश करूंगी, अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगी, थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, है ना, अगर इसमें कोई दिक्कत लग रही होगी आपको, ठीक है। अच्छा, ये तो एक बात इसमें और है, जो हम वैसे ही ऑलमोस्ट सारी बातें पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में दोबारा से ये बातें दी गई है तो हम पढ़ लेते हैं। जो मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं ना, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जब मन करे तब बर्खास्त कर दें, है ना। अगर वो बहुमत प्राप्त करके रखते हैं तो ऐसे में राज्यपाल उनको हटा भी नहीं सकते, ये भी याद रखना, ठीक है। दिख रहा है? इसको हटाते हैं, थोड़ा डिस्प्ले चेंज करते हैं, नहीं एक लाइन तो भी और आ जाएगी, इस पे एक लाइन आ जाएगी, लिख लेते हैं। चलिए, जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से
उत्तरदायी होती है किसके लिए? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, होप दिखेगा आपको? ठीक है, दिख रहा है। चलिए नोट इट डाउन करिए आप, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा करिए। चलिए अनुच्छेद 164 की एक दो बातें बची हैं सिर्फ, जो अब रह गई हैं हम लिख देते हैं यहाँ पे साइड में। अनुच्छेद 164 ये भी चल रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट जैसे कि क्या है कि लगती है यहाँ पे कि जो वेतन या भत्ते होते हैं ना, जो मंत्रियों के आपके वेतन या भत्ते होते हैं, वो कौन निर्धारित करता है? वो आपका विधानमंडल निर्धारित करता है, ठीक है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते विधानमंडल निर्धारित करता है। दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। ये कहाँ बात है? ये अनुच्छेद 164 ही पढ़ रहे हैं हम अभी कंटिन्यू चल रहा है हमारा। मंत्रियों के वेतन व भत्ते को निर्धारित करता है? विधानमंडल निर्धारित करता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, हमने क्या पढ़ा था कि जो राज्यपाल है वो मंत्रियों को शपथ दिलाता है ना। राज्यपाल मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाता है, राइट। और वो शपथ क्या होती है हमें पता है, गोपनीयता लिख देते हो ना, गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, क्या मंत्रियों को कौन शपथ दिला रहा है? राज्यपाल दिला रहा है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे फिर कोई और सी मंत्री क्यों ना हो, उनको शपथ वही दिलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत एक और बात आती है कि अगर कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो आपको हम पता है कि हमारे एक प्रोसीजर की कोई व्यक्ति 6 महीने तक एटलीस्ट बिना किसी सदन का सदस्य हुए मंत्री रह सकता है, बशर्ते एक कंडीशन होती है कि 6 महीने के अंतर्गत सदस्यता ले ले, चाहे किसी भी सदन की सदस्यता ले। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, 6 महीने के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ले पाता है, तो उसे उस पद से रिक्त मतलब बर्खास्त होना पड़ेगा, उस पद को खाली करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, जैसा भी होगा। और वो उस पद पे बना नहीं रह सकता है अगर 6 महीने तक 6 महीने में किसी भी सदन की सदस्यता ना ली गई हो, तो मंत्री पद से बर्खास्त होना होगा, ठीक है। बर्खास्त होना होगा यानी कि पद को रिक्त करना पड़ेगा। चलिए नोट डाउन करिए। मेरे हिसाब से जो आपके खुद के नोट्स होते हैं ना, जो आपके खुद के शब्दों में लिखे गए होते हैं, आपके खुद की हैंड राइटिंग में लिखे होंगे, वो ज्यादा प्रेशियस होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पढ़ना आपको है। मीनवाइल सबके नोट्स और सबके आंसर्स, देखिए नोट्स क्या है कि नोट्स एक तरह के हो गए, जो हमने पढ़ा हुआ एक तरह के आप सभी के पास होंगे, लेकिन उनको आप कितना अच्छे से, कितना एलोबरेट करके, कितने अपने शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, वो आपके ऊपर है। कि जब चेकिंग होगी ना, अगर सबके सोचो सबके नोट्स एक जैसे हो, सब एक जैसा पढ़ रहे हो, सब एक जैसा ही लिख रहे होंगे, तो फिर मार्क्स कैसे सबको अलग अलग मिलेंगे, है ना। सबकी रैंक या तो 1 आएगी या फिर सबकी रैंक 1000 आ जाएगी, है। तो उस हिसाब से आपको ध्यान से लिखना है, अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको नोट्स बनाना है। और इन नोट्स को जब बना लीजिए तो एक मेंस की प्रिपरेशन करते हुए ना, मान लो कि राज्य मंत्री परिषद, आप क्वेश्चन ही मान लो कि राज्य मंत्री परिषद, और जितना पढ़ा वो सारा मेंस को सोचते हुए लिखा गया, ठीक है। राज्य मंत्री परिषद चैप्टर का चैप्टर क्लियर है आपको, और मेंस की प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है ना मेंस में, कोई जरूरी थोड़ी है किसी की भी कार्य प्रणाली पूछ ले, किसी की भी विवेचना करने के लिए दे दे, है ना, किसी या घोषणा करने के लिए दे दे, कुछ भी हो सकता है।
तो अच्छा चलिए नेक्स्ट लिखते हैं अनुच्छेद 166, हेडिंग डालिए अनुच्छेद 166, राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन। अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 हेडिंग डाल लीजिए, ये ऊपर का लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा आपको वो लगे। चलिए डालिए, राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन। राज्य में कौन हो रहा है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री तो है, राज्यपाल भी तो है। राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्य का संचालन। ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख दिया मैंने कि दिखना रहा, ऐसा तो नहीं होगा, बस दिख ही रहा। अच्छा आपको कल भी पढ़ाया था मैंने कि जो राज्यपाल होता है वो संवैधानिक या फिर प्रशासनिक है ना, ऐसे कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं इनके लिए कौन माना जाता है? आपके राज्यपाल जी माने जाते हैं इनके प्रमुख, ठीक है। वैसे वास्तविक शक्तियां किसके पास है? आपके मुख्यमंत्री के पास, एज सेम एज इन सेंट्रल है। जैसे कि केंद्र में होता है कि आपके वास्तविक शक्तियां आपके प्रधानमंत्री जी के पास है, परंतु आपकी कार्यकारी शक्तियां या फिर नाम की जो शक्तियां हैं वो किसके पास है? आपके राष्ट्रपति जी के पास है। नाम से कैसे? नाम से कैसे देखिए, जितने जो भी कार्यवाही होंगी, ठीक है, तो जितनी भी कार्यवाही होंगी यानी कि कार्यकारी जो भी काम हो रहे हैं, कार्यकारी जितनी भी शक्तियों का उपयोग करके जो चीजें हो रही हैं उन पे नाम किसका होगा? राज्यपाल जी का होगा, ठीक है। और अगर वो राज्यपाल द्वारा कुछ निर्णय किया गया है, कोई बात की गई, कोई फैसला किया गया है, तो वो फैसला प्रश्नवाचक नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है कि उस पे ना कोई सवाल जवाब नहीं होगा या फिर ऐसा नहीं होगा कि उसकी जांच पड़ताल न्यायालय में जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। किसी भी न्यायालय को भी अधिकार नहीं है कि वो इस फैसले के लिए नया जांच पड़ताल करे। पहली बात। दूसरी बात, दो बातें क्लियर होगी। तो इसको पहले लिखते हैं हम जरा अपने शब्दों में, मार्कर हम चेंज करते हैं, ठीक है। सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां, समस्त कार्यपालक कार्यवाही पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा दस्तावेज या निर्णय वैध या अवैध के लिए, वैध या अवैध के लिए जांच योग्य नहीं होंगे, हाँ, जांच योग्य नहीं होंगे, लिख लीजिए। अच्छा, अगर देखिए, अगर जब आप वीडियो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, है ना, जो ऑनलाइन वाले हो आप, तो जब आपको पढ़ते पढ़ते लगे कि कुछ चीज समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं उस चीज को दोबारा पढ़ा दूंगी, है ना। अगर आपको कुछ चीज अपडेट लग रही हो कि ऐसा नहीं ऐसा है, वो भी बता दीजिएगा, मैं ठीक कर दूंगी, ठीक है। जैसा मतलब आपको समझ, जहां स्टक हो रहे हो, जहां आपको समझ नहीं आ रहा हो उसमें बात करें, ठीक है। चलिए, राज्यपाल एक और काम क्या करते हैं? राज्यपाल राज्य सरकार में सुगमता बनाए रखने के लिए, सुगमता मतलब कि ठीक ठाक माहौल बनाए रखने के लिए, है ना, अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए प्यार से, तमीज से, तहजीब से, इज्जत से, मिलकर एकता के साथ काम करें, है ना, सब लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, है ना। तो उस बात के लिए राज्यपाल राज्य सरकार में सुगमता बनाए रखने के लिए, इजीली काम हो जाए, आसानी से, बिना कोई नोक झोंक, बिना किसी टकराव के, ठीक है। मंत्री पद का वितरण देखिए, जो भी वो डिसाइड करते हैं ना, मतलब राज्यपाल क्या करते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं उनको कुछ कुछ पद देते हैं, है ना, राज्यों में,
कि इस चीज का मंत्री ये है, इन चीज का मंत्री ये है, इन चीज के लिए इन विषयों के मंत्री ये है। तो क्या करते हैं, उनके आवंटन के लिए ये कुछ मंत्री पद का वितरण करने के लिए कुछ नियम बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पद उठा के किसी को भी दे दिया जाए, है ना। क्या होगा, देखिए मान लो कि मेरे हाथ में है कि मैं किसी को कोयला मंत्री बना सकती हूँ, मेरे हाथ में है, मैं ऑथराइज हूँ, मैं किसी को बिजली विभाग का मंत्री बना सकती हूँ, किसी को शिक्षा मंत्री बना सकती हूँ। ठीक है, तो मैं किसी को भी बना दूं अगर ऐसे ही, है ना, अपने बस सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार, तो लोगों में कुछ ना कुछ तो डाउट आ जाएंगे ना, ऐसे भी होंगे, टकराव आ जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई मेरे को बना देते, ये उसको ही क्यों बनाया, है ना। तो उसके लिए भी कुछ नियम है, कुछ गाइडलाइंस है, जिनको फॉलो करते हुए ही वो राज्यपाल जी इन पदों का आवंटन करेंगे। तो क्या होगा, जब कुछ नियम है उनको फॉलो करते हुए उनके तहत चीजें हो रही है, तो उसमें कोई डाउट या कोई शंका नहीं रहेगी, किसी तरह का टकराव नहीं होगा कि ये पद तो हमें मिलना चाहिए था, ये मंत्रालय तो हमें मिलना चाहिए था जी, ये उनको क्यों दे दिया। तो इस तरह की बातों से बचेंगे राज्यपाल जी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, कुछ नियम है, जो नियम वो फॉलो करके ही बनेंगे। ठीक है, चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है। क्या अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। हेडिंग डालिए अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। देश की सेवा करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, जनता की भलाई करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। चलिए, अच्छा आपको पता है ना मुख्यमंत्री क्या है, एक बहुत ही बात पता चल रही है आपको कि मुख्यमंत्री क्या है। मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की क्या है, कड़ी है। वो क्या करते हैं, उनको जानकारियां देते हैं जो मंत्रिपरिषद के विषय में उनको चाहिए होती है राज्यपाल जी को, और जो कुछ शंकाएं होती है मंत्रिपरिषद को तो वो राज्यपाल तक पहुंचाते हैं। तो हमें एक बात पता चली है, वो क्या है इनके कर्तव्य के अंतर्गत कि मुख्यमंत्री क्या है आपके, मुख्यमंत्री पहले भी पढ़ चुके हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है। बीच की कड़ी है, ठीक है, इज इट ओके। मुख्यमंत्री क्या है आपके, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है। ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ा था, दिख रहा है पूरा पूरा कैप्चर है। ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ लिए थे ना कि ये क्या क्या चीजें हैं इसके अंतर्गत, लेकिन आज भी हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इस चैप्टर में दिया गया है। तो मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में किसको अवगत कराएंगे, ये मंत्रिपरिषद से जो भी मामले होंगे उनसे अवगत करेंगे, किसको, राज्यपाल जी को। ठीक है, मंत्रिपरिषद से संबंधित मामलों से राज्यपाल को अवगत कराएंगे, राइट। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा जो कोई शंकाएं होती हैं, जो कोई इनको बीच में उलझने आ रही होंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, है ना, उनका मार्गदर्शन करना होगा, ये जो भी चीजें होंगी किसकी, मंत्रिपरिषद की, तो उन चीजों को भी राज्यपाल तक ही पहुंचाएंगे, है ना। अगर राज्यपाल को इंफॉर्मेशन चाहिए तो मंत्रिपरिषद की, तो राज्यपाल को भी इंफॉर्मेशन देंगे मुख्यमंत्री जी, और मंत्रिपरिषद को तो जरूरी चीजें चाहिए तो वो भी करेंगे, है ना। तो यानी कि राज्यपाल को जो भी सूचनाएं चाहिए होंगी मंत्रिपरिषद के विषय में वो कौन देगा, मुख्यमंत्री देगा। और क्या हो सकता है, और
ये क्लियर हो गया ना, बीच की कड़ी उनकी बात उनको बताते हैं, इनकी बात उनको बताते हैं। चुगली कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। चलिए ठीक, छोड़िए, मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। अच्छा, अब हम अनुच्छेद कौन कौन से बचे? अनुच्छेद 163 पढ़ लिया हमने, 164 भी पढ़ लिया, 167 पढ़ लिया। अब कौन सा अनुच्छेद बचा है मंत्रिपरिषद के रहते हुए? अनुच्छेद 177, डालिए हेडिंग डालिए, अनुच्छेद 177, सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। ठीक है, हेडिंग डालिए, अनुच्छेद 177, सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। ठीक है, दो सदन है, वहां पे मंत्रियों के कैसे कैसे राइट्स है, क्या क्या उनके अधिकार है, ये जानने की कोशिश करते हैं। वो कहाँ पता चलेगा? अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो जाए यूपीएससी प्रीलिम्स में कि मंत्रिपरिषद के अधिकारों के बारे में, राज्य मंत्रिपरिषद के अधिकारों के बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई, तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 177 के बारे में। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदनों के संबंध में, सदनों के संबंध में, दोनों सदन में उनकी क्या हालत है, क्या अधिकार है, संबंध में मंत्रियों के अधिकार। ठीक है, सदन जानते हैं, इसे बताने की जरूरत तो है नहीं कि दो सदन है आपके, है ना। जैसे आपके सदन व्यवस्था केंद्र में है, ऐसी सेम राज्य में भी यही वही प्रोसीजर है, सदनीय व्यवस्था है। तो इसमें क्या होगा, मंत्रियों के क्या अधिकार होते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आज लिखेंगे। आपको पता है कि जो सदन के संबंध, अगर वो वहां के वो हैं सदस्य है ना, तो भी सदन के संबंध में इसलिए बात करें, सदन के सदस्य होते हैं मंत्री लोग, तो क्या है, उनको क्या होता है, मंत्रियों को क्या क्या अधिकार होता है? मंत्रियों को बैठक में हिस्सा लेने का अधिकार होता है या नहीं होता है? बैठक में हिस्सा लेने का अधिकार है ना, अधिकार, बोलने का अधिकार सदन में, है ना, बोलने का अधिकार, विचार रखने का अधिकार, विचार रखने का अधिकार, है ना। मंत्रियों के अधिकार है ना ये सब कुछ। क्या क्या अधिकार है सदनों के संबंध में? क्या है वो सदन में क्या कर सकता है, जो मंत्री है वो सदन में क्या कर सकता है, वो सदन की जो बैठक हो रही है पहली बात तो उसमें भाग ले सकता है। ठीक है, उस बैठक में वो बैठ सकता है। फिर क्या कर सकता है, वो अपने जो उसके खुद के मन में बातें हो, है ना। एक तो बोलने का अधिकार है, ऐसा नहीं है सिर्फ वहां बैठ के सुनने का अधिकार है कि आप जी बैठक में आए हो तो सिर्फ सुनोगे, उसे बोलने का भी अधिकार है। और उस बोलने में उसे जो उसके खुद के थॉट हैं, जो खुद के विचार हैं, उस विचारों को रखने का भी अधिकार है। ठीक है, बस एक चीज नहीं होती है, किसको जाना चला जाए फिर, कोई दिक्कत नहीं, चाय वाय पी लो। ठीक, विचार रखने का भी अधिकार है। अच्छा हाँ, कि वहां पे बैठक करने का भी अधिकार है उनको, उनको बोलने का भी अधिकार है, उनको अपने विचार रखने का भी अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 163, 64, 66 और 67 हमने पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना चाहिए मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति कैसी होती है ना। आपको पता है ना कि अनुच्छेद 163 क्या करता है, हेडिंग डालिए, मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति, दिए गए परामर्श की प्रकृति। ये हमारी हेडिंग है। ठीक है,
अच्छा, आपको एक बात तो पता है ना कि एक मंत्रिपरिषद बनाई गई है किसके लिए? राज्यपाल की मदद के लिए, है ना। तो जैसे कि मंत्रियों द्वारा किस किस हालातों में या फिर कैसे बनी, क्यों बनी, या क्या क्या हालात ऐसे होते हैं जब उनको परामर्श देने के लिए ऑथोराइज्ड हैं, कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, ये सारी बातें क्या है एक हेडिंग आ जाएगी कि मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे ना अनुच्छेद 163 के बारे में। आपको पता है कि हमने अनुच्छेद 163 पहले भी डिस्कस कर लिया है, उसके हिसाब से आप खुद से भी इस बात को लिख सकते हो कि ये क्या है। लेकिन अगर नहीं फिर भी लिख पा रहे हो क्योंकि हमने शायद आज ही पढ़ा, बल्कि ये कल ही पढ़ दिया था, लाइट जाने के बाद बीच में बंद कर दिया क्लास, कल ही पढ़ लिया था हमने, 10 मिनट क्लास कल ही हो गई थी। अच्छा, लेकिन वो अभी आज तक कच्ची नहीं है। चलिए ठीक है तो मत लिखिए, मैं ही लिखवाती हूँ आपको। चलिए, हरियाणा मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रक्रिया। अच्छा, आपको एक बात बता चुके हैं हम, जो कि अनुच्छेद 163 आता है यहाँ पे, है ना। आपको इस बात को याद करते हैं, अनुच्छेद 163 याद आ जाएगा, जिसमें क्या बताया हमने 2-3 बार पढ़ लिया इस चैप्टर में कि एक तो मंत्रियों के क्या अधिकार है कि स्वविवेक से ये निर्णय लें। ठीक है, क्या करें? स्वविवेक से, अपनी इच्छा से, अपने दिमाग को, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, अपने सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, स्वविवेक यानी कि सेल्फ, है ना, खुद से सोची हुई बात जो हो, तो उसके तहत उन्होंने कुछ निर्णय लिए। पर इन निर्णयों के अंतर्गत भी कुछ उन्हें इसके अलावा भी कुछ उनको निर्णय लेने पड़ते हैं। उन निर्णयों को लेने के लिए क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि स्वविवेक के अलावा लिए गए निर्णय के लिए, स्वविवेक के अलावा लिए जाने वाले निर्णयों के लिए, निर्णयों की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक बात समझ आ रहा है, दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मंत्रिपरिषद विघटित हो गई होगी भाई, तो कैसे देगी वो सलाह? तो यहाँ पे भी एक ना प्रोसीजर की गई है, वो क्या है कि अगर मंत्रिपरिषद का विघटन हो रहा है, ठीक है, तो जब तक नई मंत्रिपरिषद नहीं आ जाती है तब तक जो भी वर्तमान में है मंत्रिपरिषद वही इस काम को करेंगे, जब तक कि कोई नई मंत्रिपरिषद नहीं बन जाती है। सिंपल सी बात है, यानी कि कहीं पे भी इनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, इनके लिए मंत्रिपरिषद हमेशा तत्पर रहेगी इनकी सहायता के लिए। सिंपल सी बात है, ये न्यायालय का निर्णय है, किसी ने अपने आप अपनी इच्छा से नहीं बना लिया है कि भाई बहुत शक्तिशाली है, हमारे पास तो मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। न्यायालय का निर्णय है, उन्होंने सोच समझ के निर्णय लिया है। ठीक है, तो है ना, 1971 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की थी। ठीक है, ये हमेशा रहेगी। ठीक है, 1971 में उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि मंत्रिपरिषद हमेशा रहेगी, ओके। कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई परेशानी है तो बता दीजिए हमें, नहीं है तो फटाफट से काम कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जैसा आपको समझ है वैसा कर लीजिए। ठीक है, 1971 में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मंत्रिपरिषद हमेशा किस लिए रहेगी भाई? राज्यपाल की सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए। अब ठीक लग रहा है ना? ये सारी बातें ये राज्यपाल के लिए हो रही है, जो मंत्रिपरिषद बनी है राज्यपाल के लिए ही बनी है, सहायता भी उन्हीं की करेगी। फिर भी मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं है कि किसी और की सहायता करने लगी। ठीक है, देखिए जल्दी से खत्म कर देते हैं इस चैप्टर को, खत्म करिए बिल्कुल। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम मंत्रियों की नियुक्ति। हम पढ़ लेते हैं फटाफट से सारी चीजें। मंत्रियों की नियुक्ति, हेडिंग डालते हैं मंत्रियों की नियुक्ति। आपको पता ही है कौन करता है मंत्रियों की नियुक्ति, आज शॉर्ट में लिखवा देते हैं क्योंकि आप जान चुके हो, पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में सब कुछ, तो फिर भी क्योंकि चैप्टर है तो लिखवाते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, आपको पता है ना। मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल।
ठीक है। मंत्रियों की शपथ कौन दिलवा रहा है? आपके राज्यपाल जी मंत्रियों को शपथ भी दिलवा रहे हैं, उनकी नियुक्ति भी कर रहे हैं। और शपथ में क्या होता है ना, कि मैं भारत देश की अखंडता और अखंडता संप्रभुता को बनाए रखूंगा, मैं भय पक्षपात द्वेष का बिना प्रयोग किए निर्भयता के साथ सच्चाई ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, मैं संविधान भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा, इज्जत करूंगा, मान सम्मान करूंगा। ये सारी बातें लिखी है, सभी ने सारे शपथ ऑलमोस्ट एक ही बराबर है ना, 99.9%। ये सारी शपथ जो होती हैं कैसी होती हैं, एक ही बराबर है। तो हमने नियुक्ति पढ़ ली, आपको पता है मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं, बाकी मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, शपथ दिलवाते हैं राज्यपाल, गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, पद लेने की शपथ दिलाते हैं। और वो जो शपथ होती है वो यही होती है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा, हाँ कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा बिना किसी द्वेष के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के। ठीक है, ये इनकी शपथ होती है। मुझे नहीं लगता लिखाने की जरूरत है, कई बार लिख चुके हैं इस चीज को। और हमने मंत्री की नियुक्ति पढ़ ली, मंत्रियों की अच्छा सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व ये भी पता है। अभी हमने अनुच्छेद 164 पढ़ा था ना, है ना, अनुच्छेद 164 पढ़ा था अभी हमने। उसमें क्या था कि जो मंत्री अनुच्छेद 164 पढ़ चुके हो ना आप? किसने नहीं पढ़ा? भाई पढ़ा चुकी हूँ। क्यों? मैंने खुद पढ़ा है, मुझे पता है, तुम्हें भी पता है पढ़ा है। नहीं किसको? उस नहीं हाँ, वो क्लास ना लाइट चली गई थी ना, उसे अपलोड ही नहीं हुआ क्लास अभी तक। दिक्कत तो सारी ये हो रही है ना, क्लास नहीं अपलोड भी कर, लाइट ही चली गई जैसे स्टार्ट कर, तो दिक्कत हो रही थी यहाँ बहुत सारा। चलिए क्लास ले लो। हाँ, मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि हाँ अनुच्छेद 164 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 164 कि जो मंत्री परिषद होगी वो राज्य विधानसभा के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायित्व होगी, सामूहिक उत्तरदायित्व। ऐसा नहीं, ये क्या होता है जो सामूहिक उत्तरदायित्व क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पूरी एक टीम की तरह काम कर रही है ना, एक टीम की तरह जब आप काम करते हो तो ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक बंदे, कोई भी अगर चीज की दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, कुछ गलत हो गया, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति की गलती होगी वो या एक व्यक्ति पर इल्जाम, वो पूरी की पूरी जो टीम है यानी कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी उस चीज के लिए, यानी कि वो उसकी जिम्मेदार होगी। किसी राज्य विधान परिषद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व किसका है? आपके सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्री परिषद का। सपोज कीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए विश्वास मत लाया गया, ठीक है, एक व्यक्ति के प्रति लाया गया मंत्री परिषद में, और अब बात ऐसी हो गई कि मंत्री परिषद में उस सदस्य को हटाना पड़ेगा, मतलब विश्वास मत वो हासिल नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक सिंगल बंदा जाएगा, पूरी की पूरी मंत्री परिषद जाएगी, पूरी की पूरी मंत्री परिषद विघटित होगी, खत्म होगी, रिक्त करेगी पद। सिंपल से। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मंत्री परिषद है वो राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा दीजिए। क्या है, कैसे उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी। तो अगर एक सवाल आपके प्रीलिम्स में बनाया जाए कि यदि एक व्यक्ति को, मंत्री परिषद के एक व्यक्ति को, राज्य विधानसभा की बात हो रही है, एक व्यक्ति को विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया है, तो अब क्या एक ऐसे ऑप्शन में कुछ मिलेगा कि आप कितने व्यक्तियों को मंत्री परिषद से हटाया जाएगा? एक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति, समस्त व्यक्तियों को, उस मंत्री परिषद को, या तीन व्यक्ति, कुछ भी देते ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इस बात को आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मंत्री परिषद जो है वो कैसी है, वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है ना, यानी कि वो टीम है, पूरी की पूरी टीम बनके काम कर रही है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का इंडिविजुअल कुछ होगा, इंडिविजुअल का भी है, वो भी पढ़ेंगे, सामूहिक उत्तरदायी थोड़ा सा है, वो भी थोड़ा सा व्यक्तिगत उत्तरदायी वो भी पढ़ेंगे, और सामूहिक उत्तरदायी अपने पढ़ते हैं। तो हम अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद राज्य विधानसभा के प्रति
राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ आ गया कैसे क्या कौन से? अच्छा हाँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 164 में बात की है। अच्छा हाँ, हमने अभी पढ़ा था ना कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को भी पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 164 में थोड़ी सी बात करी है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की, वो कैसे है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, अच्छा इसमें यह है कि जो राज्यपाल जी है ना, वो मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को हटा सकते हैं पद से। समझ लो, किसी भी सदस्य को हटा सकते हैं पद से। मीनवाइल क्या है, वो मंत्रिपरिषद में बहुमत भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मंत्रिपरिषद में एक व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्तियों को, जरूरी ये लिखित में नहीं कि एक व्यक्ति को, एग्जांपल था एक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्तियों को भी क्या कर सकते हैं, राज्यपाल जी उस पद से हटा सकते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य की बात हो रही है, तो ये कैसा हो गया, ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो गया ना, क्योंकि एक व्यक्ति को भी हटा सकते हैं, दो को भी हटा सकते हैं। वहां तो देखो पूरी की पूरी टीम को हटाना, वो फिर सामूहिक हो गया, लेकिन इंडिविजुअल भी कुछ इनके राइट्स हैं जो कि किस में हमने 164 में ही इनको दिए हैं ना, यानी कि राज्यपाल किसी मंत्री को किसी भी समय हटा सकता है जब विधानसभा विश्वास में भी हो, चाहे विधानसभा में विश्वास मत है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं राज्यपाल किसी भी समय हटा सकता है ना, समय हटा सकते हैं, चाहे विधानसभा विश्वास मत में हो, है ना। ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व पता चल गया, क्योंकि वो टीम के रूप में है, टीम है। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो गया है ना, राज्यपाल क्या करेगा, किसी भी समय किसी भी मंत्री को भी, है ना, किसी भी मंत्री को किसी भी समय हटा सकते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद से, चाहे विधानसभा विश्वास मत में ही क्यों न हो, यानी कि विश्वास मत उसे हासिल हो रखा है, लेकिन फिर भी वो किसी भी समय किसी भी मंत्री को उस पद से हटा सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ये हमने पहले भी लिखा है, अभी भी लिखे हैं, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, है ना, होते हैं या नहीं, सबको याद होगा, कल ही पढ़ा है हमने। और याद इसलिए नहीं होगा क्योंकि कल वीडियो अपलोड नहीं हुई है, 5 15 12 13 मिनट की बनी थी वीडियो, लाइव की चली गई थी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, नोट डाउन करिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा करिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया हमारा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो गया, ये तो है जो उत्तरदायी वो है। एक होता है विधिक उत्तरदायित्व नहीं, आपको पता है केंद्र और राज्य में दोनों में ही मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, हा? विधिक उत्तरदायित्व नहीं, एक ये भी बात है, इसमें लिख लिया, लिखे नोट करिए फटाफट से, फिर ये लिखते हैं विधिक उत्तरदायित्व नहीं, छोटा सा है और छोटा सा
विधिक वाला क्या होता है, जो जो चाहे वो केंद्र के मंत्री हो या फिर जो राज्य के मंत्री हो, ये क्या होते हैं, विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं होते, ना ही केंद्र में होते हैं, ना ही राज्य में होते हैं, और ना ही इनके जो कार्यवाही होती है, जो कार्य किए गए होते हैं, जैसे राज्यपाल ने कुछ जो काम किए हैं, जो निर्णय लिए हैं, वो विधि किस लिए नहीं है, क्योंकि वो न्यायालय नहीं जा सकते, आप उनकी उनकी उन्होंने जो निर्णय किया उससे प्रश्न नहीं कर सकते हो, है ना, वो प्रश्न करने के लिए न्यायालय नहीं, उसकी जांच पड़ताल नहीं हो सकती, तो ये विधिक नहीं है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य दोनों में मंत्रियों, केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री दोनों ही विधिक जिम्मेदारी होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, केंद्र एवं राज्य, ठीक है, दोनों के मंत्री विधिक जिम्मेदार नहीं होते, विधिक जिम्मेदार नहीं है, सिंपल सी बात है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल है, एज आई ऑलवेज सेड दैट इट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। क्लास डिसाइड हो गई हो, आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा कंफर्टेबल है वैसा कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद का गठन कैसा है, ठीक है, मैं हेडिंग डालती हूं, जब तक आप लोग लिखते हो मैं इधर हेडिंग डालती हूं, मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद का गठन, आप लोग तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे, है ना, मैं पढ़ा देती हूँ बच्चे। जैसे केंद्र में 3 स्तरों में विभाजित है ना, केंद्र सरकार 3 स्तरों में विभाजित होती है, वैसे ही आपकी जो राज्य सरकार है ना, वो भी 3 स्तरों में विभाजित है। जैसे कि राज्य सरकार कैसे कैसे विभाजित है, कैबिनेट है, ठीक है, तो 3 स्तरों में विभाजित है। मंत्री परिषद का गठन हम ऐसे लिख देते हैं, चलिए उसके लिए हेडिंग डालिए मंत्री परिषद का गठन, ठीक है। केंद्र की तरह राज्य मंत्री परिषद भी 3 वर्गों में विभाजित है। केंद्र का पता मैं लिखती हूँ, मंत्री परिषद 3 वर्गों में विभाजित है, ठीक है, मंत्री परिषद, ये आपको पता होना चाहिए कि केंद्र भी 3 वर्गों में विभाजित है, बताने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। मंत्री परिषद 3 वर्गों में विभाजित है। कैबिनेट पता है ना आपको, पहला क्या होगा, कैबिनेट, ठीक है, राज्य उपमंत्री, 3 वर्गों में विभाजित है ना, कैबिनेट हो गया, मंत्री परिषद 3 वर्गों में विभाजित हो गया आपका। ये राज्य की बात हो रही है, राज्य मंत्री परिषद बोलो उसको चाहे से, है ना, क्योंकि हम राज्य की बात पढ़ रहे हैं अभी, तो हम राज्य के विषय में ही लिख रहे हैं, ठीक है। 3 वर्गों में विभाजित है, कैबिनेट हो गया आपका, राज्य हो गया और उपमंत्री हो गया, लिख लो, लिखना तो चाहे, ठीक है, राज्य मंत्री परिषद के यहाँ कंफ्यूज ना हो, घर से जाते हो, राज्य मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्री परिषद का गठन कैसा है, राज्य मंत्री परिषद भी केंद्र मंत्री परिषद की तरह 3 वर्गों में विभाजित है। जैसा कि क्या था, आपकी केंद्र सरकार, केंद्र भी 3 वर्गों में विभाजित है, सेम टू सेम क्या है, राज्य भी आपकी 3 वर्गों में विभाजित है। क्या कौन कौन से वर्ग है, वो कैबिनेट है, आपके राज्य है और आपका मंत्री, 3 वर्गों में विभाजित है। कौन विभाजित है, राज्य मंत्री परिषद, सिंपल सी बात है। कहीं दुख दर्द तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं आ रही होगी, मेरे हिसाब से नहीं आ रही होगी। तो कैबिनेट में जैसे देखिए, आपने अगर केंद्र पढ़ा हुआ है ना, आपको पता है, आपने प्रधानमंत्री चैप्टर पढ़ा, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए केंद्र में क्या है, कैबिनेट है, जो कैबिनेट में क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, विशेष या फिर इंपॉर्टेंट बोलो, मुख्यमंत्रियों का एक मंडल है जिसे कैबिनेट बोला जाता है, ठीक है। विशेष भाग का, विशेष प्रमुख है ना, प्रमुख मंत्रियों का मंडल जो है वो कैबिनेट बोला जाता है। उसमें क्या, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, है ना, ये सारे जो, रक्षा मंत्री, ये सारे जो मंत्री होते हैं ये कैसे होते हैं, कैबिनेट के अंतर्गत आते हैं। आपके वित्त वाले, रक्षा वाले, गृह मंत्री, ये सारे क्या है, कैबिनेट मंत्री आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके आएंगे राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होते हैं, ना बेचारे स्वतंत्र होते हैं, ना ही इंडिविजुअल होते हैं। वो क्या, ज्यादातर क्या होता है, जैसे कैबिनेट में किसी भी तरह की सहायता की जरूरत पड़ी, हाँ, तो इनको कैबिनेट में बुला लिया जाता है, राज्य मंत्रियों को।
कई बार ऐसा होता है, कभी कुछ ऐसा हुआ। और जो उप मंत्री होते हैं, ये जो जैसे वर्गीकरण हुआ है ना, तो ये सबसे नीचे आते हैं, यानी कि बाकी मंत्रियों से नीचे आते हैं उप मंत्री। पहले कैबिनेट आएगा, फिर राज्य बनेंगे और फिर उप मंत्री आएंगे। तो अगर वर्गीकरण के हिसाब से आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि कैबिनेट मंत्री सर्वोच्च माने गए हैं, विशेष माने गए हैं या फिर प्रमुख माने गए हैं। उसके बाद आपके आएंगे राज्य मंत्री है ना। राज्य मंत्री ये क्या होंगे, या तो ये स्वतंत्र हो सकते हैं या फिर क्या होगा, कैबिनेट के साथ संबंधित हो जाएंगे। तो हम विशेष है ना, विशेष प्रमुख मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य, ठीक है। राज्य वाले क्या है आपके, जो राज्य वाले हैं ये या तो क्या होगा, स्वतंत्र होंगे या जरूरत पड़ने पर कैबिनेट के सहयोग करेंगे, जरूरत पड़ने पर कैबिनेट का सहयोग करेंगे, है ना। जो आपके उप मंत्री हैं इनको पद में, पद के वर्गीकरण में सबसे नीचे माना गया है, सबसे निचले स्तर पर रखा गया है, ऐसा बोल सकते हो। ये सहयोगी होते हैं एक तरह से, है ना, हेल्प के लिए होते हैं। अच्छा, इन मंत्रिमंडल में होता कौन कौन है ये देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, विशेष में इनमें कौन कौन होता है, रक्षा मंत्री हो जाएंगे, है ना, और क्या वित्त मंत्री हो जाएंगे आपके, है ना, गृह मंत्री हो जाएंगे आपके कैबिनेट में, है ना। कैबिनेट की जब कभी सुनते हो और जनरली सुनी लेते हो कैबिनेट की बैठक हुई, तो कैबिनेट में कौन मंत्री होते हैं, ऐसे मंत्री होंगे, शिक्षा गृह मंत्री होंगे आपके, आपके रक्षा मंत्री होंगे आपके, वित्त मंत्री होंगे, है ना, ये जो बड़े आपके विदेश मंत्री होंगे। तो ये सारे क्या है आपके कैबिनेट, कैबिनेट की जो बैठक बुलाई जाएगी आपकी, तो उसमें यही सदस्य होंगे। आपको कैबिनेट नाम से आपको दिमाग में रहेगा कि उसमें कौन कौन बैठा होगा, उस बैठक में कौन कौन शामिल हुआ होगा, ठीक है। चलिए, ओके, कैबिनेट के काम या फिर कैबिनेट की क्या भूमिका है ना, कैबिनेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ज्यादा से इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, ये राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक होते हैं ना, सर्वोच्च है, विशेष है, प्रमुख है। तो कैबिनेट क्या है, सरकार की नीति निर्धारण में सर्वोच्च, नीति निर्धारण में सर्वोच्च भूमिका निभाते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, सर्वोच्च भूमिका निभाते हैं। ये क्या होता है, ये तो सहयोगी होते हैं ना, किससे सहयोगी होते हैं, कैबिनेट के, कैबिनेट के सहयोगी। चलिए, जो कैबिनेट है, कैबिनेट सरकार की नीति निर्धारण में सर्वोच्च भूमिका निभाती है, ठीक है। कैबिनेट के कार्य क्या है, क्यों इतनी विशेष है भाई, क्योंकि सरकार की नीति निर्धारण में वो सर्वोच्च भूमिका निभा रही है ना। ये राज्य सरकार की, जो राज्य सरकारें हैं उनकी भी मुख्य नीति निर्धारक अंग है, ठीक है। अभी क्योंकि हम राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राज्य सरकार की नीति निर्धारक में प्रमुख अंग है। कैसे, ये हम क्योंकि राज्य की बात कर रहे हैं ना, तो राज्य कैबिनेट की बात कर रहे हैं और राज्य के विषय में कर रहे हैं ना, क्योंकि हम राज्य मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं। तो कैबिनेट क्या है, राज्य सरकार की नीति निर्धारण में सर्वोच्च भूमिका निभाती है। क्योंकि हम राज्य की बात कर रहे हैं तो हम राज्य ही लिखेंगे, ठीक है। और ये राज्य सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह है ना, यहाँ पे राज्य ही लिख देती हूँ, ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह है।
लिखते रहिए आप। इससे अच्छे शब्दों में अगर हेडिंग बना सकते हैं तो बना लीजिए, है ना। अगर आपको लगता है इससे भी अच्छे शब्दों में हेडिंग बनाई जा सकती है ये वाली, क्योंकि एक्सप्लेन करके तो अभी भी इसके अंदर भी आपको लिखना पड़ सकता है कि जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े वो आपको खुद लिखना पड़ सकता है। ये राज्यपाल की सलाहकार होती है ना। आप जानते हो कि कैबिनेट की सलाह देती है, तो अभी हम राज्य की बात करते हैं, राज्यपाल को सलाह दे रही है, पाल की सलाहकार होती है कैबिनेट। ठीक है, ये सारी बातें किस विषय में हो रही है? कैबिनेट के विषय में हो रही है। कैबिनेट क्या है? राज्य सरकार की नीति निर्धारण में सर्वोच्च भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार की नीति निर्धारण में प्रमुख अंग है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, राज्यपाल की सलाहकार है ना। अच्छा, आपातकाल प्रबंधक भी तो है। आपको नहीं लगता कल आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है? आपातकाल प्रबंधक है कैबिनेट, हाँ दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि भाई पढ़ रखा है, पर भाई हम क्या कर सकते हैं, हमें पढ़ाना हमारा फर्ज है, हम पढ़ाएंगे, हमारे चैप्टर में लिखा हुआ है ये सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हो, मैं चाहती हूँ। अच्छा, कैबिनेट क्या होता है? जितने भी प्रमुख मामले होंगे या वित्तीय मामले होंगे या वैधानिक मामले होंगे उनको देखेगा ना कैबिनेट। कैबिनेट प्रमुख वैधानिक मामलों को देखता है, प्रमुख मामलों को, वैधानिक मामलों को, है ना, दोनों मामलों को कौन देख रहा है? कैबिनेट ही देख रहा है। ठीक है, इज इट विजिबल और नॉट? यस, दिस इज विजिबल। एक लाइन और भी आ सकती है इसके नीचे। अच्छा, आपको पता है कि कैबिनेट की कुछ कैबिनेट समितियां होती हैं, है ना। कैबिनेट समितियां होती है ना, एक स्थायी होती है और एक होती है अल्पकालिक। यानी कि स्थायी क्या होती है? जो हमेशा बनी रहती है। अल्पकालिक क्या होती है? किसी एक उद्देश्य के लिए बनाई गई, उद्देश्य के पूरा होने पर वो समिति को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, विघटित कर दिया गया। पर एक कुछ होती हैं जो कैसी होती हैं, जो स्थायी होती हैं, यानी कि परमानेंट समितियां होती है, वो हमेशा होती हैं, ठीक है, कंटिन्यू रहती है। और जो अल्पकालिक छोटे समय के लिए बनाई होती है, छोटी अवधि के लिए बनाई गई होती है, वो क्या होती है? उन्हें बोलते हैं अल्पकालिक समितियां। तो वो जनरल सी बात है, सामान्यतः वो बहुत समय के लिए नहीं होते, कुछ समय के लिए है। जैसे कुछ एक उद्देश्य रखा गया, उसको दिमाग में रख के उसको बनाया गया, उस समिति को। जब वो कार्य पूर्ण हो गया तो उसके बाद उस समिति को खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया, मिटा दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, जो स्थायी है वो तो परमानेंट चलती रहेगी। तो हम एक हेडिंग छोटी सी डाल लेते हैं कैबिनेट समितियों की। ठीक है, कैबिनेट समिति या समितियां स्थायी और अल्पकालिक। कैबिनेट समितियां कैसी हैं? दो 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 प्रकार की हैं, स्थायी और क्या कहते हैं, अल्पकालिक, है। काम कैसे? ये जो कैबिनेट है काम कर रही है, कहाँ कर रही है? कैबिनेट समितियों के थ्रू तो काम कर रही है। ऐसा तो नहीं कैबिनेट काम कर रही है, कहाँ कर रही है? कैबिनेट समितियों के थ्रू ही काम करे। एक समिति होती है, समिति में ये सदस्य बनते हैं कैबिनेट के जितने भी लोग हैं, फिर वो कार्य करते हैं। ऐसा तो नहीं कहीं पे उठ के कोई है कैबिनेट, हमें पता ही नहीं क्या है कैबिनेट, वो कार्य कैबिनेट है समितियों की मदद से भी काम कर रहा है। वो समितियां क्या है? स्थायी है और क्या कहते हैं, अल्पकालिक होती है ना। और क्योंकि ये राज्य की बात हो रही है तो राज्य में कैबिनेट की इनको कौन वो बनाता है, या इनकी क्या बोलेंगे, इनका निर्माण समितियों को मुख्यमंत्री गठन, है ना। इन कैबिनेट समितियों का गठन मुख्यमंत्री करता है, करते हैं, है ना। कौन करेगा इनका गठन? अब क्योंकि राज्य की बात हो रही है ना, राज्य में कैबिनेट की बात हो रही है, तो कैबिनेट समितियों का गठन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से अब ये चैप्टर आज खत्म होता है ना। सामूहिक उत्तरदायित्व पढ़ लिया, जिसमें मंत्रिपरिषद पूरी तरह से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व की, पूरी तरह से इन द सेंस की मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य। ठीक है,
सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है जिसमें राज्यपाल किसी एक मंत्री को मंत्रिपरिषद से हटा सकता है, किसी भी समय हटा सकता है, अपनी इच्छा अनुसार हटा सकता है, भले ही वहां पे विश्वास मत ही क्यों ना हो, ठीक है। और एक होता है विधिक उत्तरदायित्व। आपको पता है कि केंद्र के मंत्री हो या फिर राज्य के मंत्री हो, उनका कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता, नहीं उनके जैसे राज्यपाल हैं, आपके राज्यपाल के जो भी कार्य किए गए हैं वो ना ही न्यायालय में जांच की होगी, ना ही उन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर कैबिनेट समिति, मंत्रिपरिषद का गठन कैसे हो रहा है? मंत्रिपरिषद का गठन 3 वर्गों में विभाजित है, आपको पता चल गया। ये राज्य की बात हो रही है तो आपको पता है कि कैबिनेट है, कैबिनेट में कैसे लोग होते हैं? विशेष लोग होते हैं, प्रमुख लोग होते हैं, मंत्रिमंडल के जितने भी विशेष लोग हैं वो किसमें बैठते हैं? कैबिनेट में। फॉर एग्जांपल रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए या फिर गृह मंत्री हो गए, ये सारे क्या कैबिनेट के सदस्य हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके राज्य, तो राज्य में जो भी होते हैं जो मंत्री, ना ही इनका अपना स्वतंत्र होता है, ना ही इनको ये होता है कि कैबिनेट के में काम करे, पर जरूरत के अनुसार इनसे काम किए कराए जाते हैं। फिर जो बचते हैं उप मंत्री, वो सबसे थर्ड पे आते हैं, तो उनको क्या वर्ग में विभाजन और शक्तियों के आधार पर बेसिकली विभाजन जो होता है वो इस हिसाब से होता है कि जो उप मंत्री हैं सबसे नीचे, तीनों में से सबसे थर्ड नंबर पे आते हैं, सबसे नीचे आते हैं। वो एक तरह से सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, जब कैबिनेट को जरूरत पड़े, जैसी भी सुविधाजनक उनको उनसे कुछ मदद चाहिए हो तो वो लेते हैं उस समय। फिर आपके कैबिनेट के बारे में अगर पढ़ें तो कैबिनेट क्या है? एक तरह की कैबिनेट समितियों के थ्रू कैबिनेट चलती है, तो कैबिनेट समितियां जो है वो कौन बनाता है? आपके राज्य की बात हो रही है, राज्य में मुख्यमंत्री जी बनाते हैं कैबिनेट समितियां। 2 प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं, स्थायी और अल्पकालिक। स्थायी जो हमेशा चलते रहे, अल्पकालिक जो कुछ समय के लिए होती है, और इनका गठन कौन कर रहा है? इनका गठन मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। क्योंकि हम राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना कि हाँ बातें जो भी हो राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ आ गया, लेकिन इन केस आपको किसी भी तरह का कोई इशू फेस करना पड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज क्वेश्चन में आई विल आंसर। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मई बिल्कुल पास में आ गई है, मैं भी देखती हूँ जॉब छोड़ने की, छोड़ दूंगी मैं जॉब इसी मंथ में, फिर हम फुल टाइम पढ़ाई करेंगे और पढ़ेंगे। चलिए तब तक मजे से रहिए, पढ़ाई करिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर की हानि की वजह आप नहीं बनेंगे। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली किसी भी जानवर या व्यक्ति को आप किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चलिए धन्यवाद।